हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जो कि क्लास 12 के लिए होगा। और यह चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग होता है, बोर्ड में भी देखने को मिलता है, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। देखिए, ये नई ब्रांच है और इस ब्रांच को समझना भी काफ़ी अपने आप में चैलेंजिंग होता है। बट रिलैक्स, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। मैं आपको बहुत ही ईजी वे में आप चीज़ों को समझाने वाला हूँ। तो आइए, बहुत ही कम समय में, बहुत ही चंद समय में हम पूरे चैप्टर के निचोड़ को समझने वाले हैं कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी है क्या एंड व्हाई द बायोटेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड हाउ इट कैन हेल्प अस। ये तमाम चीज़ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं कि कुछ विशेष बेसिक पॉइंट तो पहले समझ ही लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर्स के बड़े बड़े भारी भरकम जो टॉपिक होंगे उसको समझने वाले हैं। तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से इसको देखते रहिए, समझते रहिए चीज़ें, क्योंकि कनेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट है, ये ऑलरेडी पता है। एक चीज़ छोड़ा तो अगला चीज़ समझ में आने वाली है नहीं, है ना। तो चीज़ों को आप समझते चलिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। आइए बात करते हैं, जैसा कि चैप्टर्स आप देख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बट अब बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि मैं बहुत ही कम लिखूँगा, लेकिन उस कम लिखने के पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो आपका पूरा का पूरा बेटा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, चीज़ों को समझने में होनी चाहिए कि क्या ये कहना चाहता है चैप्टर। अगर आपने उस बेसिक बात को समझ लिया है तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर्स के सारी बातों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। आइए, बायोटेक्नोलॉजी, मैंने कहा ना कि आप बायोलॉजी पढ़ते हो, ये सभी को पता है, लेकिन दोस्त क्या करते हैं, व्हेन यू आर जस्ट स्टडिंग द बायोलॉजी विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, जब आप बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ते हो, उसी को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी भी माइक्रोब्स को लेकर के, या उसके प्रोटीन्स को लेकर के, या उसके किसी एंजाइम्स को लेकर के, या इसके किसी पार्ट को लेकर के बेटा कुछ ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। वो प्रोडक्ट जो बनते हैं, याद रखिएगा वो प्रोडक्ट किसके लिए होता है, ख़ास तौर पे उसका यूज़ कौन करता होगा, तो यूजिंग द ह्यूमन बीइंग, यानी हम सब। तो दोस्त क्या करना है, हमें किसी भी माइक्रोब्स को लेना है, या माइक्रोब्स के पार्ट्स, एंजाइम, प्रोटीन, कुछ भी तुम ले लो, बस उसके सेल वगैरह को ले करके कुछ ऐसी चीज़ बना दो जिस चीज़ का यूज़ हम जैसे नाचीज कर सकें, यानी हम जैसे ह्यूमन बीइंग कर सकें। यही चीज़ बायोटेक्नोलॉजी हमको समझाने की कोशिश करती है। अर्थात हम ये कह देंगे, इसके सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो कार्ल्स इरकी साहब थे, इन्होंने सबसे पहली मरतबा 1919 में ये टर्म दिया था कि हाँ, बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो मुझे लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या कहना चाहता है आपने देख लिया। यानी हम कह सकते हैं ये डील करता है किस चीज़ को बेटा, एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे ये कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी या इट्स डील विद टेक्निक ऑफ यूजिंग ऑर्गेनिज्म। मैंने कहा ना, ये ऑर्गेनिज्म लीजिए या उसी के किसी पार्ट के एंजाइम्स को ले लीजिए, उसको लेना पड़ता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करवाता है भाई, टू प्रोड्यूस कुछ ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं बेटा, प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं एंड उसके प्रोसेसेस करवाते हैं, उसके प्रोसेसेस करवा देते हैं। और वो यूज़फुल होना चाहिए किसके लिए, यूज़फुल टू ह्यूमंस। क्या एक छोटी सी बात मेरी यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो मैंने सिर्फ अभी आपको बेटे ये डिफ़ाइन किया है कि बायोटेक्नोलॉजी होते क्या हैं। आप दुनिया का कोई भी चीज़ लेकर आओ, कोई माइक्रोब्स ले आओ, माइक्रोब्स को मार दो, कुचल दो, पीट दो, लेकिन याद रखना उसके किसी भी पार्ट से आपको एक ऐसा चीज़ बनाना है जिसका इस्तेमाल हम आप कर पाएँ। तो बायोटेक्नोलॉजी एक प्रकार से कह लीजिए कि ये हमारे लिए वरदान है, वरदान। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ही आज है दोस्त क्या करता है, जो बायोलॉजी की या कह लीजिए जो साइंस के लेवल को, जो क्षेत्र को बहुत डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहा है। आपको क्या करना है, आपकी बॉडी के जीन को अल्टर करना है, चेंज करना है, बदलना है। आपके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ की वजह से आपकी बॉडी में कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि उस जीन को फाइंड आउट करेंगे, जीन को बाहर निकालेंगे, लेबोरेटरी मेथड से उसको और ज़्यादा हम तैयार करेंगे, और फिर जो प्रोडक्ट बॉडी में बन रहा होता है उसके नंबर को और तगड़ा बढ़ा देंगे।
तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो बायोटेक्नोलॉजी हमें सिखाने का काम करती है। ध्यान देना, दो अलग अलग सिस्टमों से इसको पढ़ते हैं, वो चाहे ट्रेडिशनल की बात करूं या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, दोनों में क्या होता है उसको समझाऊंगा मैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे लगे हाथ, क्या कहता है ट्रेडिशनल वाला सिस्टम। तो जब बेटे आप ट्रेडिशनल की बात करते हो, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या कहता है, देखो भाई, सिर्फ इसमें ध्यान देना कि जो पुराने ज़माने की चीज़ें तो उसमें सिर्फ हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे? माइक्रोब्स का करते थे, जिससे चीज़ें बनती थी लेकिन बहुत ही स्मॉल स्केल पे बनती थी, है ना। जैसे कर्ड बना लेते थे हम लोग, जैसे ब्रेड वगैरह आप तैयार करते थे, है ना, जैसे वाइन वगैरह हम मेक करते थे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ये हम लोग ट्रेडिशनल पुराने ज़माने में बनाते थे। लेकिन जब मॉडर्न में आए गए, कहते ना कि भाई ये लड़का ये लड़की बहुत ही मॉडर्न है। अरे क्या मॉडर्न है, चीज़ें तो वही हैं ना, बशर्ते उनके चाल चलन, खान पीन, रहन सहन, इन सारी चीज़ों में बहुत सारी डिफ्रेंशिएट दिखाई पड़ती हैं ट्रेडिशनल से। तो आइए बात कर लेते हैं कि जब हम मॉडर्न में आते हैं, जब हमारी लाइफ थोड़ी मॉडर्न टाइप की हो जाती है बेटा, तो मॉडर्न में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम इसमें जीएमओ का इस्तेमाल कर देते हैं। जीएमओ बोले तो जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। किसी जीन को लाते, किसी माइक्रोब्स को लाते हो, उसकी बॉडी में जीन को चेंज करके लाते हो, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जीएमओ कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यह बहुत लार्ज स्केल पर चीज़ों को तैयार कर सकते हो। आईवीएफ करवाते हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भाई। अब जिसके शरीर में स्पर्म काउंट कम हो, या कह लीजिए कोई और टेक्निकल दिक्कत हो, यानी वो किसी तरह से जायगोट का फॉर्मेशन ना करवा पाए, तो रिलैक्स रहो, बायोटेक्नोलॉजी के शरण में चले जाओ और आईवीएफ करवा लो। दोनों डोनेट करो, दोनों फ्यूज लैब में कराएंगे, फिर जायगोट बनेगा ना, उसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा बॉडी के अंदर। सो बहुत सारी व्यवस्थाएँ ये बायोटेक्नोलॉजी हम लोगों को देने का काम करता। ध्यान देना बेटा, यानी ये कह सकते हैं कि यह जो है हमारे बॉडी में डेवलपिंग करता है जीन को भी। क्या करता है भाई? जीन को भी, डीएनए भी बना सकता है। सोच लीजिए, इतना सारी चीज़ें करती हैं। सवाल ये है कि ये सारी बातें तो ठीक है सर, अब हम नए नए आ गए हैं, यानी जब हम मॉडर्न में आते हैं तो सिंपल ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, हमारे को क्या करना है, जीन लेवल पर डिस्कशन करनी है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग ऑन द बेसिस ऑफ द जीन, क्योंकि जीन को ही चेंज करोगे तो ही कुछ बदलाव दिखाई पड़ेगा। हालांकि म्यूटेशन होगा वो आगे की बात है, ये बताऊँगा। एक कंपनी है EBF, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो क्या कहती है उसको भी लगे हाथ ही समझ लीजिए। देखिए भाई, EB या EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बेटा ये डेफिनेशन अपनी देती है, ये कहती है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का। तो इसने कहा कि यह एक इंटीग्रेशन है ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म या उसके सेल या उसके पार्ट, ये बातें हमारी EBF कहती है। हालांकि ये बात ध्यान में रखियो भाई कि EBF ये है जो चीज़ों को मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग करने का काम इसी के हाथ में है। तुम किसी का जीन पकड़ के लाओ और उस जीन को तुम निकाल दो, कुछ बदलाव कर दो, उस व्यक्ति का नाक यहाँ लगा दो, तो क्या वो उसके लिए अच्छा है? नहीं है। तो वो सारी चीज़ें नहीं होना है। You have to come first, submit your application. That means you are going to experiment. Which topic? आपने टॉपिक दिया, उन्होंने चेक किया, सही है, इट्स ओके, आप उस पर लिख दीजिए कि साहब इस एक्सपेरिमेंट से उस व्यक्ति के बॉडी में या किसी पॉपुलेशन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में नुकसान नहीं होगा। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी ये आपको दिला देता है। जब आप इस कार्य में योग्य हो जाते हैं तो कहता है ठीक है बेटा जाओ करो। ये सिस्टम है भाई इसका। आते हैं, बात करते हैं कि ये क्या कहता है, कौन कौन सा बेस बनाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है और एक बायो प्रोसेसेस होता है बेटा, तो उसको भी समझ लीजिए। हम बायोटेक्नोलॉजी को दो आधार पर पकड़ते हैं, एक होता है, एक हम बताते हैं भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग, और एक होता है बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग। ठीक है ना। देखिए, आप इंजीनियर बन जाते हो, आप रोड का तैयारी कराते हो, रोड की लेवल को देखते हो, मैनेज करते हो, हर चीज़ के आप इंजीनियर। कहते हैं ना कि मैं इस चीज़ का इंजीनियर हूँ। अरे भाई इंजीनियर मीन्स क्या?
यानी आपके पास पीएचडी की नॉलेज होगी, यानी उस वर्क के प्रति आपका लगाव जो होगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होगा। उसके हर एक माइन्यूट चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो और उसका जो रिजल्ट होगा विद इन द फ्यू मिनट फ्यू सेकंड में आप दे सकते हो, क्योंकि आपके बारे में बहुत जानकारी है। ठीक उसी तरह से जब आप जेनेटिक लेवल पर, जीन लेवल पर इंजीनियर बन जाते हो, आप जीन को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, कुछ ना कुछ उसमें अल्टरनेशन कर सकते हो, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ध्यान समझिएगा भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा बस इतना कहता है कि यह एक टेक्निक है, यह एक टेक्निक है टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक material to introduce into host organism। और हम फिर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, चेंज द जीनो एंड फिनोटिपिक या फिनोटाइप कैरेक्टर। अरे जब किसी के बॉडी के अंदर जब तुम जीने चेंज कर दोगे तो बदलाव तो देखने को मिलेगा ना। तो वही चीज़ें मैंने लिखा है। देखो बायो प्रोसेसेस मतलब ये होता है कि जब तुम ये बेटा ये जीन ले गए थे, जीन है, आपने किसी बॉडी से, मान लो ये जीन हमारा था, शरीर है, सेल है, सेल से आपने इस जीन को निकाल लिया बाहर। अब इस जीन में ध्यान रखना कि किसी प्रकार का कंटामिनेट नहीं होना चाहिए, यानी इसके अगल बगल कोई कंटामिनेशन नहीं चाहिए भाई। तो हम इसको क्या करते हैं, कंटामिनेशन जो होता है या कंटामिनेटेड लेस या कंटामिनेशन, इसमें क्या कर देना है, कम कर देना है। अर्थात हमको मेंटेन करना भाई, मेंटेनेंस करना है ऑफ स्टेराइल, है ना, उसको स्टेराइल करना है। दैट मीन्स नो कंटामिनेशन। मतलब अगर आपने जीन को नंबर ऑफ क्लोन करवाना है, अब आप इसके अंदर अगल बगल खूब कंटामिनेट कर दिया, खूब ज़्यादा गंदगियाँ भर आई हैं, तब जीन जब कॉपी करेगा तो वह जो वेस्ट होगा वो भी तो कॉपी करेगा। तो इसलिए वो ना कर पाए, उसके अंदर कोई अशुद्धि जीन में ना आए, इन फ्यूचर म्यूटेशन ना होए, इस वजह से हम चाहते हैं उसको बायो प्रोसेसिंग इंजीनियर भी करवा लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक पॉइंट यहीं पर और समझते चलिए, हमारे अंदर दोस्त कैरेक्टर्स को जानने के लिए आप पता होगा कि दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता सेक्सुअल। एसेक्सुअल ध्यान रखना सिर्फ प्रिजर्व करता है जेनेटिक मटेरियल को। तो ये दोस्त हमारे लिए क्या है, प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन। वो भी कैसे, जेनेटिक। क्या वेरिएशन होगा, नहीं होगा, नो वेरिएशन। लेकिन इसमें ज़रा देखो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है भाई, ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी द वेरिएशन फॉर। अब आगे जानते हैं कि कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा तो कुछ नई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो एक प्रकार से नई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना, वेरिएशन क्रिएट करना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। वहीं पर एसेक्सुअल सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व कर लेता है। उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी बात अभी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतना अगर हो गया होगा तो करिए, फिर मैं आपको बेसिक स्टेप बताता हूँ कि जीएमओ कैसे बनाया जाता है, कैसे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार किए जाते हैं। पहले इसको क्वेश्चन सॉल्व लीजिए। चलिए बेटा, कुछ बेसिक स्टेप के बारे में बात करूंगा मैं कि जीएमओ कैसे बनाया जाता है। जब कभी बेसिक स्टेप की बात करता हूं ऑफ जीएमओ, यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हम क्या क्या तैयारी करते हैं, उस तैयारी को विशेष मद्देनज़र रखते हुए बेटा हमको बात करना है यहाँ पे कि सबसे पहले हमको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन, है ना। जो तुमको जीन चाहिए पहले उसको तो फाइंड आउट करो, कौन सा जीन तुम्हारे चाहिए, वो चाहिए नंबर 1। नंबर 2 पे आओ, हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे या हम उसको क्या कर देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए। कहाँ पर,
इनटू होस्ट, और वहीं पर फिर इसको क्या करेंगे एंड ट्रांसफ़र कर देंगे किस में भाई, या सिंपल ऐसे लिख दीजिए कि हमने उसको होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, छोड़ दीजिए इसको। आगे अगले पॉइंट पे आ जाओ, तीसरा बताओ। हम मेंटेन करेंगे मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट। सही है बात यहाँ तक, ठीक है। एंड ट्रांसफ़र कर देंगे उसको कहाँ पर, ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए इनटू प्रोजेनी, इनटू या ऐसा कि इनटू इट्स प्रोजेनी, ठीक है ना। ये सब बातें जब करवाओगे तो ही फिर उसमें जीएमओ बन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेता हूँ कि ये दोस्त हमारा एक सेल है, समझिएगा इसको, सेल है, सेल में हमने देखा ये हमारा डीएनए है। सपोज मान लो कि ये इंसुलिन बना रहा है, हमने पहले इसको आइडेंटिफाई किया, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे इंट्रोडक्शन करवाने से पहले, यानी उसको इंट्रोडक्शन करवा देना है। हमने जीन को यहाँ से निकाल लिया, अब जीन को ले जाएंगे किसी होस्ट में डाल देंगे, फिर होस्ट में डालने के बाद इसको मेंटेन करेंगे। सिर्फ होस्ट में डालना ही ज़रूरी नहीं है, होस्ट में डालने के बाद उसकी क्लोनिंग भी करवाओगे, क्लोनिंग होगा, मेंटेनेंस उसका करोगे ताकि वो प्रोजेनी में क्या हो जाए, आसानी से चला जाए और अपने नंबर को अच्छे से इंक्रीज़ कर सके, बेहतर ढंग से आगे ग्रो कर सके। फॉर दैट रीज़न वी कैन सजेस्ट मेंटेनेंस। ये हुआ। आइए बात कर लेते हैं कि क्या भाई हमें कुछ ऐसे भी टूल चाहिए जो रिकॉम्बिनेंट बना सकते हैं। सो टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है रूट, वो समझना है। देखिएगा अब समझना कहा भाई, हमको क्या करना है, बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ते हैं, इसके ध्यान रखना है। एंजाइम चाहिए ही चाहिए साहब, हमें वेक्टर चाहिए। वेक्टर एक व्हीकल्स होता है जो अपने पिट्ठू पे किसी जीन को बैठा करके टारगेट ऑर्गन तक क्या करता है, छोड़ जाता है, ये चाहिए। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे कॉम्पिटेंट चाहिए, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल की आवश्यकता पड़ जाती है, ज़रूरी है ना। फिर मैंने बोला भाई मेरे को ना एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तब लोग चौंक पड़े, कौन कौन सा एंजाइम चाहिए बाबू तेरे को। तो मैं एंजाइम की बात जब करता हूँ, ध्यान रखना है इसमें, मुझे पहला तो न्यूक्लियस चाहिए, फिर दूसरे नंबर पे ले लेना बता डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, तीसरे नंबर पे ले लेना डीएनए लाइगेज चाहिए। हालांकि यह जो न्यूक्लियस होता है, ध्यान देना है कि ये दो चीज़ों में बनता है। एक तो वो एंजाइम होगा जो एंजाइम किसी भी चीज़ को कट करता है या आगे बढ़ा सकता है, जिसमें हमें ये जानने की आवश्यकता है। एंड इसमें ये बताना है बेटा कि इसमें कोई दिक्कत ना आए। ये भी दो प्रकार के हैं, ये भी ध्यान रखना, एक है इंडोन्यूक्लियस, एक है एक्सोन्यूक्लियस। बेटा ध्यान देना, जब इंडो की बात करना तो ध्यान रखना कि हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसको इंड से कट करता है, और ये कहाँ करता है, एक्सो विद इन द डीएनए करता है। ये मैं आगे बता दूंगा कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें अभी आप घबराना नहीं है। मैं आपको बेसिक पॉइंट बहुत जल्दी क्लियर कर रहा हूँ ताकि ये चैप्टर आपका बढ़िया से रिवाइज हो जाए अच्छे लेवल पे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझना है, आप बताइएगा कि सर 1963 में एक ताऊ जी थे, 1963 में क्या हुआ कि टू एंजाइम रिस्पॉन्स हो गए थे। किस लिए? यह रिस्पॉन्सिबल था फॉर रेस्ट्रक्शन या कह लीजिए कि हाँ चलो रेस्ट्रैक्टिंग, उसको रोक देता था, रेस्ट्रक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज कहाँ पर, इन ई कोलाई। सवाल ये था कि साहब ई कोलाई के अंदर जब बैक्टीरियोफेज जाता था तो क्यों ख़त्म हो जाता था, तो उसी को बताया गया कि इन भाई लोगों के पास स्पेशल टाइप के दो एंजाइम थे, टू एंजाइम। नाम क्या था वही बता देता हूँ, समझ लियो। एक को मैंने कह दिया साहब हमारे पास जो था मिथाइलेज था, और दूसरा हमारे पास कौन सा था, रेस्ट्रैक्शन इंडोन्यूक्लियस था।
ध्यान देना है कि ये जो न्यूक्लियस एंजाइम, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है, ये न्यूक्लियोस फैमिली से बिलोंग करता है। ये सब बातें आज मैं बोलता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बेटा। आई एम नॉट जस्ट राइटिंग बट यू हैव टू जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। समझिएगा इसको, आगे समझेंगे। सर ये मेथाइलेज क्या करता होगा? मेथाइलेज बेटा कुछ नहीं करता होगा, ये ऐड करता है, ऐड द मिथाइल ग्रुप। कहाँ पर? टू बैक्टीरियोफेज, है ना। ये भाई साहब क्या करते होंगे? ये कट करते होंगे, कट द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज। सवाल ये है कि साहब ये करें तो क्या करें? ये बेचारों को करना कुछ नहीं है, ये लोग ये कर देते हैं। जैसे मान लो ये है बैक्टीरियोफेज, या ऐसे ना बनाओ, यहाँ पर देखो, मान लो कि ये हमारा है बैक्टीरिया, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने बेटा दिखाया कि ये जो है कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज आते हैं, इसके अंदर का अपना जेनेटिक मटेरियल है, ये अंदर ले आया, ये कुछ इस तरह से आ गया, है ना। और इसका खुद का बैक्टीरिया का अपना देखिएगा, ये खुद का अपना उसका मटेरियल होता है। अब क्या करेगा? मैंने आपसे कहा कि बैक्टीरियोफेज जो है ग्रो नहीं कर पाता है ई कोलाई के अंदर। रीज़न ये है क्योंकि ई कोलाई के अंदर दो टाइप के एंजाइम है, एक मिथाइलेज एंजाइम है, एक रिस्ट्रक्शन एंजाइम है। मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है बाबू? अपने ध्यान रखना, मिथाइलेज एंजाइम अपने वाले को, यानी सेल्फ, जो उसका खुद का मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा देता है। और दूसरा हमारा एंजाइम कौन सा था? रिस्ट्रक्शन एंजाइम है। ये रिस्ट्रक्शन एंजाइम मान लो ये है दोस्त, क्या करेगा? ये रिस्ट्रक्शन एंजाइम काटने का काम करता है। इट हैव द पावर, द पोटेंशियल टू कट द जेनेटिक मटेरियल, बट इट कैन नॉट कट their own genetic material just because of the methyl group on the surface of genetic material। अब क्या होगा? ये कहेगा अरे बाबा ये तो मेरा वाला है जेनेटिक मटेरियल, मैं कैसे काटूं? क्यों? कैसे पहचाना? मेरे जेनेटिक मटेरियल के ऊपर मेथिल ग्रुप लगा है, इसलिए मैं अपने को कट नहीं करूंगा। लेकिन भैया जो आए हैं ये वाले, इनको धड़ धड़ उड़ा देगा, ग्रो ही नहीं करने देगा, क्योंकि उनके ऊपर थोड़े ना कोई मेथिल ग्रुप लगा है। तो नेचर ने देखो किस तरह से सिस्टम को अरेंज करके रखा है, अपने को बचाना है, दूसरे को कट मार के निकल जाना है। ये पावर है छोटी सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास, सोचिए इतना ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना भाई, अब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, जब ये बन जाए तो ध्यान रखना, फिर हम इसको भेज देते हैं कहाँ पर? होस्ट में। और होस्ट हमारे लिए दोस्त सबसे कंफर्टेबल कौन सा है? ई कोलाई भाई लोग हैं, ई कोलाई के पास पहुंच जाता है और फिर उसके बाद में ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ से शुरू हुआ था 1983 में, फिर ये चीज़ें फाइंड आउट, इसको होस्ट यहाँ से डाला गया, प्रोग्राम आगे बढ़ा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसमें कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरह से क्या क्या काम करता पता चल गया। अब हम क्लियर करेंगे इसमें, अब उस एंजाइम के बारे में बताएंगे, फिर हम सिखाएंगे दोस्त कि कैसे किसी एंजाइम को नेम दिया जाता है, कैसे इको R1 कहते हैं, बाम H1 क्या, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बट इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें ये आपको जानना है कि एंजाइम होता क्या है भाई। तो इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि हम एंजाइम की जब बात करेंगे तो आपको पता होगा कि रिस्ट्रक्शन एंजाइम की बात करेंगे। रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम बताने की जरूरत नहीं है। ये तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सोन्यूक्लियस होता है और इंडोन्यूक्लियस होता है। याद रखना एक्सोमिस होता है कि कहाँ से कटेगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये न्यूक्लियोटाइड को कट करता है कहाँ पर? ऑन एंड। कहाँ पर? एंड पर। जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियोटाइड है ये सब, तो ये यहाँ काटेगा इस वाले एरिया पर, यहाँ से कट कर देगा। देखो एक्सो हो गया, इंडोमिस होता है भाई अंदर, यानी कि इन साइड की बात करता है, इन साइड कट करेगा। जैसे ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए है, ये सब है, तो ये जो भी होगा यहाँ पे कट मार देगा इस वाले पे। तो इसको बोलते हैं इंडो एक्सो। जिससे बिलोंग करता है, ध्यान रखना, जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस पूरे ग्रुप का नाम है न्यूक्लियस एंजाइम। तो न्यूक्लियस ग्रुप होता है इन लोगों का, उसी से बिलोंग करता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देना है भाई, और बताना है कि लगभग अभी तक मोर देन 900 रिस्ट्रक्शन एंजाइम, 900 रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम आइसोलेटेड हो चुके हैं, आइसोलेटेड। और कहाँ से भाई आइसोलेटेड किए जा चुके हैं? लगभग
230 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, इतने ज़्यादा जो स्ट्रेन होते हैं ऑफ बैक्टीरिया, है ना, यहाँ से इतने ज़्यादा दोस्त ढूंढे जा चुके हैं, याद रखिएगा। हालांकि ये प्रोकैरियोट में आते हैं, प्रोकैरियोटिक होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। जिसके पास आप देख सकते हैं क्या होता है, हैव अ डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। इस आधार पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं कि कैसे किसी भी बैक्टीरिया को नेमिंग क्या होती है। तो नेमिंग क्या है इसकी, नेमिंग ऑफ एंजाइम, क्या होती है ये, नेमिंग ऑफ एंजाइम। जैसे मैं आपसे बताऊं दोस्त, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो कि ये इको R1 है, क्या है इको R1, कैसे नेम पड़ा होगा इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो इको बोले तो ये ई क्या होता है, ये स्क्रेचिया कोलाई, है ना, लेकिन स्क्रेचिया जो है एक जीनस है, क्या बेटा, जीनस है। कोलाई देखो सी मतलब बोल रहा कोलाई, और कोलाई की बात करते हो तो यह एक स्पीसीज होती है ना, और यह जो ये है आर, है ना, यह आइसोलेशन है, ये आइसोलेशन होता है, और आइसोलेशन है जो एक प्रकार से हमारे लिए क्या है, ऑर्डर है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये जो है अलग अलग, और ये फर्स्ट है, ये नंबर होता है, कितने नंबर पर ये आया है। तो इस आधार पर हमने सबको आइडेंटिफाई करना है, कैसे नेम देना है, ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलना है आपको, ठीक है ना। होता क्या है कि इन लोगों में दोस्त थोड़ा सा स्टिकी इंड पाया जाता है, स्टिकी इंड होता है। सवाल यह है कि सर ये स्टिकी इंड क्यों, स्टिकी इंड क्या होता है। तो याद रखना कि स्टिकी इंड जो होता है बेटा, डीएनए का स्टिकी इंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ज्वाइंट करता है, क्या करता है, ये ज्वाइंट करता है, किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज एंजाइम, है ना, किसमें, इन इको R1 में। ध्यान देना है इसको, जिससे क्या बनाता है, टू फॉर्म rDNA। ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर तुमको कट करना था डीएनए को तब क्या करते थे, तो यहाँ लिख दो कट फ्रॉम, और कहाँ से काटेगा, कट फ्रॉम पैलिंड्रोमिक साइट, कट फ्रॉम पैलिंड्रोमिक साइट, जो कि लगभग ध्यान रखना है सब 6 बेस पेयर वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मलयालम का नाम सुना, एनसीईआरटी मेंशन कर रखी है, मलयालम। पैलिंड्रोमिक साइट ऐसा साइट होता है बेटा बेस पेयर का, जिसको किसी भी राइट या लेफ्ट साइड से पढ़िएगा मतलब एक ही निकलेगा। देखो MALYALM मलयालम, इधर से पढ़ो MALY, तो ये ध्यान देना है कि चाहे जिधर से पढ़ोगे सेंस एक ही निकल रहा है। इफ़ यू रेड फ्रॉम राइट और द लेफ्ट साइड मीन्स शुड बी वन। तो ये चीज़ें होती है हमारी पैलिंड्रोमिक साइट, इसी साइड को कट करना पड़ता है। बहुत जल्दी इसको सॉल्व लें। चलिए इसमें थोड़ा बेटा क्या करना है, हमको इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, ध्यान से देखेंगे। दिया है इसमें कि दो फर्स्ट जो एंडोन्यूक्लियस हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, ये कौन सा था, हिंड सेकंड था, जिसको आइसोलेट किया गया था। लगभग 6 इसमें बेस पेयर पाए जाते थे। और पहला जो हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट, यानी 2 लोगों के अलग अलग मिलान से जो बने थे इसे, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता था। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज प्रिपेयर्ड, कौन किया था, स्टेनले कोहेन एंड हार्बर्ट बॉयर 1972 में। इन दोनों ने दोस्तों पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था। वो भी कैसे किया था, उसने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन देखा था, एक प्लाज्मा, मतलब एक प्लाज्मिड है कहीं, उस प्लाज्मिड में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगा था। उसने कहा ठीक है, तो देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ले लिया, एक प्लाज्मिड से निकाल दिया, ठीक है। अब उस प्लाज्मिड के अंदर रेजिस्टेंस पावर आ गई है, उसको किसी तरह से उसको क्या करना था, साल्मोनेला टाइफीफ्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम की में क्या करना था, देखो लिया हमने प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसके प्लाज्मिड के डीएनए में या उसके जेनेटिक मटेरियल में उसको इंट्रोड्यूस करवाना था, ताकि वो भी रेजिस्टेंस बन जाए, ताकि वो भी किसी न किसी एंटीबायोटिक के प्रति अपने आप को सक्रिय कर सके, एक्टिव कर सके, उसके पावर ये लड़ सके उसके अगेंस्ट।
तो दोनों ने एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार किया, प्रोड्यूस कर दिया गया ई कोलाई में। जैसे आप देख सकते हैं कि एक प्लाज्मिड था जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमने देखा जीन है, इसको लिया। एक हमने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम था, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का प्लाज्मिड था, इस दोनों को उठा करके इसमें इसको इंट्रोड्यूस करवाना था, हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम था, ये हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, मिला दिया, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, होस्ट में डाला यानी ई कोलाई में डाला, उसकी कॉपी खूब ज़्यादा नंबर में क्लोनिंग तैयार कर दिया। अब हम सवाल है वेक्टर क्या है? वेक्टर इज अ व्हीकल विच कैरी द एनी डिजायर जीन एंड ट्रांसफर टू द टारगेट ऑर्गन। अपने साथ बैठा करके जहाँ ले जाना ले जाता। ट्रेन पर है, ट्रेन पे बेटा तुम बैठ के जाते हो, ट्रेन आप लेकर नहीं जाते हो घर पे। ट्रेन एक हमारा माध्यम है इन विच यू कैन सिट एंड वेंट वेयर यू वांट टू गो, जहाँ जाना चाहिए कोई टेंशन ना रहे। ऐसे हमारा वेक्टर है, अपने साथ किसी पर्टिकुलर जीन को लेता है और ले करके जाके छोड़ चला आता है। जैसे मलेरिया होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, लेकिन ट्रांसफर कौन करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरी ऑफ द जीन, कैरी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल? तो वो प्लाज्मोडियम को मच्छर ले जाता है, मॉस्किटो ले जाता है, तो मॉस्किटो वेक्टर है, लेकर छोड़ चला आता है, वो किसी को लेकर थोड़े ना जाता है। जिसे सफ़र में जाते हो तो कुछ ऐसे हम सफ़र भी मिल जाते हैं जिसको साथ बैठना उठना अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो आपके साथ हमेशा थोड़े रह जाते हैं? कुछ समय बाद वो चले जाते हैं, आप चले जाते हैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। तो आप एक दूसरे के साथ केवल गए हैं, ना कि एक साथ लेकर कहीं जा रहे हो। वो चीज़ें ऐसे वेक्टर समझिएगा। तो वेक्टर हमारा दोस्त क्या होता है, इसके पास कुछ विशेष क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको एक आइडियल प्लाज्मिड बताता हूँ, आइडियल वेक्टर बताता हूँ, PBr322 अभी बताता हूँ। क्लोनिंग वेक्टर, उस वेक्टर की क्वालिटी होनी चाहिए, उसके पास क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए, उस वेक्टर के पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन का। क्या है क्लोनिंग वेक्टर? क्या है? ORI साइट चाहिए भाई उसमें, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कहाँ से रेप्लिकेट करेगा वो साइट मेरे को चाहिए। सीक्वेंस फ्रॉम द रेप्लिकेशन स्टार्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द कॉपी। भाई 5 कॉपी बनाना है तो 5 पे रोक देना भाई, ना कि 5 से 500 बना देना, उसको कंट्रोल करने की पावर भी चाहिए। नो लिंक्ड DNA, ऐसा नहीं है कि किसी को उठा के जोड़ पाओ, रोक के चलना है। दोज वेक्टर आर द प्रेफर्ड विच सपोर्ट द हाई नंबर ऑफ कॉपी, तो हाई नंबर ऑफ कॉपी में बना भी सकते हैं हम। सिलेक्टेबल मार्कर, कुछ उस वेक्टर के अंदर कुछ ऐसे साइट होने चाहिए भाई जो चिल्ला के चिल्लाए कि भैया मैं रिकॉम्बिनेंट हो चुका हूँ, मेरे में दूसरा वाला आकर के जुड़ चुका है। तो कोई तो हाथ उठा के बताए कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म्ड हूँ, मैं रिकॉम्बिनेंट हुआ हूँ कि नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ, मैं ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ कि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड हुआ हूँ। ये तमाम चीज़ें बताने के लिए ये लोग जाने जाते हैं, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है कि नॉन ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ है। ये सारी चीज़ें बताने के लिए जो मेन साइट चाहिए किसी वेक्टर में बेटा, उसी को सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं, जो कि हेल्प करता है ट्रांसफॉर्म के लिए, जीन कोडिंग के लिए। फिर बताएंगे उसके पास एक साइट होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला, एक लिंक लगा रहता है, और उस लिंक में जैसे एम्फिसिलिन होता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन होता है, जैसे क्लोरामफेनिकोल होता है, ये सारी चीज़ें उस पर एक रेजिस्टेंट जीन वाली साइट होती है, जो कि नॉर्मल ई कोलाई में देखा जाता है कि डू नॉट कैरी एनी काइंड ऑफ द रेजिस्टेंस पावर, उसमें नॉर्मल में नहीं होता भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो कुछ में हो जाता है, वो चीज़ है। फिर देखेंगे क्लोनिंग साइट क्या है। सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट चाहिए फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, किसी भी वेक्टर में एक सिंगल साइट चाहिए। अब बहुत ज़्यादा साइट तब बना दोगे तब आपके लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, कि क्योंकि प्रेजेंस इन द वन आर द मोर सेवरल फ्रेगमेंट, बहुत सारे फ्रेगमेंट तोड़ देगा भाई। काटना तुमको यहाँ से है तो यहाँ से काटोगे, साइड यहाँ 5 जहाँ साइड बनेगा तो कहीं से काट देगा, तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो बहुत टुकड़े में कट जाएगा, फ्रेगमेंट बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, आप उसको कोई काम नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ चाहिए। जीन क्लोनिंग में दिक्कत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। फिर बताना है कि लाइगेशन ऑफ द GOI जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, बाहरी जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में तुम लाके वेक्टर में डाल दो, गारंटी है कि उसके पास आप देखोगे वो डिनेचर्ड हो जाएगा, सारा का सारा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था वो खत्म हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर के अंदर, किसी भी प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आप चाहते हो कि मैं ख़त्म कर दूं, तो गोली मत मारो, मुक्का मत मारो, धक्का मत मारो, सिर्फ उसके अंदर ला करके GOI डाल दो, बस जेनेटिक मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दो, कोई बाहरी फॉरेन लाकर उसमें जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दो, अपने आप वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो वो चीज़ें ध्यान रखना है, ख़त्म करना। तो ये बातें हुई। आइए मैं बात करता हूं एक आइडियल, एक प्लाज्मिड, एक वेक्टर के बारे में। PBr322 क्या है, चलिए इसको सॉल्व लें।
चलिए इसमें देखेंगे बेटा, हमने कहा था कि एक आर्टिफिशियली आपको हम प्लाज्मिड बताते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है PBr322 का है। किसका ये PBr322 है, अर्थात पी फॉर प्लाज्मिड बॉलीवर एंड रॉड्रिक्यूज, ये इन्हीं के नाम से बना। 322 नंबर पर ये सफल हुआ था। 321 मरतबा ये फेलियर थे, लेकिन 322 नंबर पर ये बना था, इसलिए इसका नाम PBr322 का दिया गया था। इसके पास आप देख सकते हैं इसको आइडियल प्लाज्मिड या आइडियल वेक्टर क्यों कहा जाता है दोस्त। रीज़न ये है कि इसके पास वो सारी क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो एक कह लीजिए कि आदर्श वेक्टर के पास चाहिए ही चाहिए। देखिए किस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला भी साइड है, जिसको आप देख सकते हैं ये टेट्रासाइक्लिन का है। ये यहाँ पर आप देखिए इसमें BAM-H1 है, SAL1 है, ये हमारा रोप है, यानी रोप मतलब समझ गए होंगे आप, रोप बोले तो क्या बोलते हैं इसको, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन के लिए भी जाना जाता है। ये ओराई साइड हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे दो साइड हैं, कौन से हैं, PBU फर्स्ट है, PST1 है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा जो एरिया है, जो साइट है, ये किसके लिए है, तो यहाँ देना HIND2 के लिए है और क्ले फर्स्ट के लिए है। तो ये सारी व्यवस्थाएं दोस्तों हमारे एक आइडियल वेक्टर के पास चाहिए, वो मिला है। तो PBr322 प्लाज्मिड होता है, बी फॉर बॉलीवर होता है, रॉड्रिक्यूज होता है, ठीक है ना। जितने भी ट्रांसफॉर्मेट होते हैं बेटा इज़ नॉट अ रिकॉम्बिनेंट। जितने ट्रांसफॉर्मेंट, मान लो ये ट्रांसफॉर्मेंट यहाँ से हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, तो क्या वो रिकॉम्बिनेंट है, नहीं। हो सकता है कि वो ना जुड़ा हो, यहाँ से कोई इसकी मैचिंग ना हुई हो, रिकॉम्बिनेंट ना बन पाया हो, ट्रांसफॉर्मेंट हो गया हो। तो मैंने कहा कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं इट इज़ नॉट अननेसेसरी कि वो रिकॉम्बिनेंट हों, ये नहीं होता है, ध्यान देना है इसको। PBr322 है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होता है। किसने खोज किया था बेटा, विलियम हैस ने किया था, जोसू लिडरवर्ग ने किया था। यह एक क्लोनिंग वेक्टर माना जाता है, 1977 में इसको देखा गया था। तो ये बातें आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो जानी चाहिए। आइए बात करते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, किस तरह से DNA को आइसोलेट करना होता है, अलग करना होता है, उसका तरीका क्या बेटा। तो यह एक मशीन होती है, एक व्यवस्था है, ऐसे एक व्यवस्था रहती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास व्हील, यहाँ पर वेल पाए जाते हैं, इसे छोटे छोटे, और इसमें DNA हमारा जो रहता है बड़े छोटे, हर एक फेजेस में अपने अकॉर्डिंग, तो वेट के अकॉर्डिंग वो सब भरे रहते हैं इसी में। और फाइनली हम देखते हैं कि इसको एनोड और कैथोड से को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, यानी इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से हम देखते हैं कि एनोड पर पॉजिटिव रहता है, कैथोड पर नेगेटिव रहता है। चूँकि DNA के ऊपर कैसा चार्ज होता है, फास्फोरिक वजह से नेगेटिव। तो ये जो होता है कोशिश करता है कि एनोड की तरफ अटैच हो जाए, खूब ज़्यादा मात्रा में जम जाते हैं। और हम करते क्या बेटा, ये मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग काम करता है। एनोड और कैथोड लगा होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगा रहता है। फिर ये मैट्रिक्स भरा रहता है, वो मैट्रिक्स क्या है, वो एक सीवीड है, रेड एल्गी होता है। और उस रेड एल्गी में आप देख सकते हैं कि उस एल्गी से बना होता है एग्रोस जेल कहा जाता है, जो कि नेचुरल लीनियर पॉलीमर होता है किसका, डी गैलेक्टोज का। और यह एक सीवीड होता है जिलेडियम का और ग्रेसिलेरिया, इन्हीं दोनों के द्वारा बनाए गए पेस्टों से एग्रोस जेल तैयार होता है, जिसके अंदर एक क्वालिटी होता है कि सीविंग प्रॉपर्टी होती है, छान के निकाल देता है अपने आप को। DNA माइन्यूट है, पतला वेट का, पहले निकल जाएगा, बड़ा है वो बाद में निकलेगा, तो इसी को प्रॉपर्टी होती है सीविंग। इसमें एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, इथोडियम ब्रोमाइड कहा जाता है। उस इथोडियम ब्रोमाइड के ऊपर हम देखेंगे कि वहाँ पर जब आप चिल्ड इथेनॉल का भी इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा, उस ऑरेंज कलर के बैंड को प्राप्त करने के लिए। जैसे यहाँ पर ये होने के बाद आप अल्ट्रावायलेट डालते हो बेटा, तो यहाँ एक ऑरेंज कलर का बैंड दिखाई पड़ता है और उसी को DNA कहा जाता है। फाइनली एग्रोस जेल से जब आप DNA को निकालते हो तब इस प्रोसेस को इल्यूजन कहा जाता है। डिल्यूजन मत समझना, भ्रम होता है। इल्यूजन अ प्रोसेस इन विच द DNA कैन सेपरेटेड फ्रॉम द एग्रोस जेल, इसी को बोलते हैं इल्यूजन। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बाबू, अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, देखिए इसमें एक नया कह लीजिए एक और भी वेक्टर है जिसे आपने PBr कहा। तो PBr322 में ठीक है सारी बातें थी, प्लाज्मिड था, बॉलीवर था, रॉड्रिक्यूज थे। 1976 में उन्होंने बताया कि हाँ भाई ये एक आइडियल वेक्टर है और इसमें वो सारी जो पैरामीटर होने चाहिए, चाहे वो सिलेक्टेबल मार्कर होए, चाहे ORI साइट हो, चाहे रिकॉग्नाइजेशन साइट हो, वो तमाम चीज़ें उसमें अवेलेबल होना चाहिए। ठीक वो थी, हमने देखा और उसी के अकॉर्डिंग हमने काम भी किया, है ना, क्योंकि वो सारी चीज़ें ज़रूरी थी किसी भी पर्टिकुलर जीन को क्लोन करने के लिए, नंबर को, कॉपी को रोकने के लिए, कहाँ तक बढ़ना है, एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स
ऑलरेडी हमने समझ लिया कि हाँ उसमें होना चाहिए, लेकिन उन्होंने PUC8 नाम का एक और वेक्टर भी रेडीमेड बनाया और बताया कि साहब ये भी सही है। यह एक ऐसा सिलेक्टिव वेक्टर माना जाता है जो सिलेक्शन करता है प्रोसेसेस को, यानी बहुत ही ईजियर तरीके से काम करवाता है और साथ ही साथ बहुत ही कम समय लेता है। आज के समय में बेटा आप जानते हो कि समय हमें अगर किसी कार्य को करने के लिए कम देना पड़े, दैट मीन्स यू हैव टू पे द अटेंशन वेरी लेस एंड सेटिस्फेक्शन हाई होना चाहिए। तो हम वहीं, हर व्यक्ति का झुकाव वहीं बढ़ जाता है, कम समय होए और ज़्यादा आपका प्रॉफिट होए, वो हर चाहता है। तो PUC8 कुछ ऐसे कमाल करता था, उसने कहा मैं भी तैयार कर सकता हूँ, क्या मैं PVR 322 से कम हूँ? तो मेरे को पहचानो। लोगों ने कहा पहचान लेता हूँ भाई, तुम PUC8 क्या करोगे? कहा मैं साहब वही काम करूँगा जो आपके दादा लोग करके आए थे, लेकिन मैं उनसे कम समय लेकर के और बेहतर ढंग से काम कर सकता हूँ। कहा ओके, आइए आपको भी कहीं ना कहीं ट्राई किया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ऐसी कोई विशेषता बताओ। कहा साहब मैं भी एक ऐसा वेक्टर हूँ जिस वेक्टर के अंदर बहुत सारे साइड है मेरे पास, ज़्यादा घमंजा नहीं है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा हमारे पास उलझने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एम्फलिसिन दे दूंगा, मैं आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रिकग्नाइज करने का साइड दे दूंगा, इसी में काम हो जाएगा। बस मैं क्या करता हूँ कि अपने अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस को रिलीज करता हूँ, है ना। जैसे कि देखेंगे, ये आपने पढ़ा होगा लाइकोपेरॉन मॉडल में मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर आपको मिलेगा कि ये प्रोड्यूस करता था एरिया हमारा बेटा क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। याद करिएगा, गैलेक्टोज बैक्टीरिया को सर्वाइव करना था, फिर वहीं पर परमेज एंजाइम था, ट्रांसएसिटिलेज एंजाइम था। ये सब मैंने आपको लाइकोपेरॉन में सारे स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बताया था, XYZ वाला, है ना। तो वही है, उन्हीं जीनों में जेड जीन वगैरह कुल हैं, ये सब मिल करके क्या करेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम रिलीज करेगा बेटा, जो क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देता है। एक ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट होता है, एक्स-गैल करके नाम होता है। इस एक्स-गैल को ये प्रोडक्ट में यूज़ करेगा, जो ब्लू कलर का हमें एक पिगमेंट देगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे आएंगे, ब्लू कलर के आएंगे जो रिकॉम्बिनेंट में दिखाएंगे, कुछ हल्के फुल्के रहेंगे जो नॉन रिकॉम्बिनेंट में आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि कॉलोनी में बहुत सारे चीज़ों को ये कंफर्म करना कि भाई तुम क्या हो, रिकॉम्बिनेंट हो कि नहीं हो, इस बारे में पता करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी कैन जस्ट आइडेंटिफाइड वेरी ईजियर एंड वेरी लेस टाइम। ये बातें जो थी PUC8 की क्वालिटी थी। तो लोगों ने कहा चल भाई तेरे को मैं रख लेता हूँ, तो कुछ काम करेगा इन फ्यूचर। लेकिन तेरे पास दो पॉसिबिलिटी बनेगी। कौन सी पॉसिबिलिटी? तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी रहेगी कि तुम नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकते हो, रिकॉम्बिनेंट भी हो सकते हो। भाई कुछ भी पॉसिबिलिटी है। जैसे अच्छा ये बात हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हुआ है कि सर रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है ये? देखो भाई, हम क्या करते हैं कि मान लो कि ये हमारे पास एक जीन है, ये हमारा एक मान लो रिकॉम्बिनेंट है, हमने इसको अलग करना है, तो ये तीन हमारे पास चैम्बर बन गए, ठीक है ना, ये तीन चैम्बर बन गए। होता क्या है ना कि मान लेता हूँ कि ये ट्रांसफ़र तो हो गया, ये ट्रांसफ़र हो गया, तो ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफ़र हो, अभी ट्रांसफार्मेंट हुआ है, लेकिन हो सकता है कि ये दो अलग अलग जीनों के रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे ना बन के यहाँ पर आया हो, तो वो रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है लेकिन ट्रांसफार्मेंट हो गया है। तो ये ट्रांसफार्मेंट हुआ है, ना कि रिकॉम्बिनेंट हुआ है। यहाँ क्या होगा दोस्तों, ये हमारा जो है रिकॉम्बिनेंट हो गया है, तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया लेकिन ट्रांसफार्मेंट नहीं हो पाया है, तो रिकॉम्बिनेंट पॉसिबल है, ट्रांसफार्मेंट रुक जाता है। ये समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा, दोनों मिल गए, यानी ये रिकॉम्बिनेंट बन गया है, ठीक है, और ये ट्रांसफार्मेंट भी हो गया है, ये ट्रांसफार्मेंट भी हो गया है। तो ऐसे सारे सिचुएशंस भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। इन्हीं चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि किसी भी एक आइडियल वेक्टर के पास एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक ऐसा साइड होना चाहिए जिसका नाम था सिलेक्टेबल मार्कर। याद आया बेटा? तो सिलेक्टेबल मार्कर इसीलिए बनाया जाता था कि ताकि ये इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सके। भाई मैंने क्या कहा, आप ये सब बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करना बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ साइट होते हैं जो साइट चीख चीख के चिल्लाएंगे कि भाई साहब मैं रिकॉम्बिनेंट हूँ, मैं नॉन रिकॉम्बिनेंट हूँ, मैं ट्रांसफार्मेंट हूँ, मैं नॉन ट्रांसफार्मेंट हूँ। ये कौन बताएगा? ताऊ बताएंगे? नहीं, ये यही लोग बताएंगे कि मेरे पास ऐसी विशेष बात है, मेरे पास ऐसी विशेष साइट है कि वी कैन जस्ट ऑब्जर्व। ये समझना। तो ये बात मुझे लगता है कि PUC दादा के बारे में थोड़ी बहुत क्लियर हो। देखो लिखा हमने होस्ट में अब डाल दिया इसको, अगर रिकॉम्बिनेंट हुआ है,
नॉन ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफरमेंट हुआ, नॉन ट्रांसफरमेंट, ये सारी बातें क्लियर है। आइए वेक्टर में एक क्वालिटी और मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक होता है ना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये बहुत ही प्लांट के केसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्त। इसकी क्वालिटी ये होती है कि बहुत सारे डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जड़ों में ना कुछ ऐसे इस प्रकार से ऐसे जड़ों में ऐसे ऐसे रूटों में बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं, इस तरह से नोड बन जाते हैं। खासतौर पे तंबाकू के पत्तियों पे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो तंबाकू के टोबैको की जो ग्रोथ होती है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, उसको लेस कर देता है। भाई किसी के जड़ों को तुम कमज़ोर कर दोगे तो जड़ें जब कमज़ोर हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो भाई प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी काइंड ऑफ द प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ द प्लांट, तो पहले तो उसके जड़ों को मजबूत करना है। और भाई साहब जड़ें पर ही अटैक करके बैठे हैं, अरे रूट पे तुम खा रहे हो, रूट कुदर कुदर के खा रहे, रोडेंट बने हो, तो कहाँ से ग्रो करेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, डाइकॉट प्लांट में आ करके उसकी जड़ों को नुकसान करते हैं। होता क्या है, इसकी क्वालिटी क्यों नुकसान करता होगा, क्योंकि दोस्त इसके पास एक TDNA होता है, ध्यान रखिएगा। और उस आप याद करिएगा उस TDNA में प्लाज्मिड होता है जिसका नाम है TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड बोला जाएगा तो कह दीजिएगा ये ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है। भैया जड़ों में ट्यूमर बड़े बड़े गड्ढे बना देता है, और गड्ढे बना देगा तो जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, तो फिर आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो TI प्लाज्मिड है, TDNA इसके पास होता है, और यही TDNA हमारा क्या करता है, ट्यूमर काज करता है। फिर देखिएगा ये क्या करेगा आगे, जिससे ग्रोथ को कम कर देगा। बैक्टीरिया, अब देखिए ये बात बस इतना समझिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है। वेक्टर है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन होता है, उसमें TDNA है, TI प्लाज्मिड पाया जाता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है, उसको ख़त्म करना है तो आप किसी तरह से बस TDNA को ट्रांसफ़र करना है, उसको रोक दीजिए, काम नहीं होगा। जब TDNA जाएगा नहीं तो ट्यूमर काज करेगा नहीं, तो ये चीज़ें होती हैं, उसको किसी तरह से उसको ख़त्म कर दो, चाहे GOI लगा दो, आप किसी तरह से ला करके वहाँ जीनाफेंटेस ठोंक दो, वो रुक जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, या कुछ भी करके उस तरीके को बंद कर दीजिए ताकि वो आगे एक्टिवेट ना हो पाए। समझिएगा दोस्त, कुछ अलग अलग स्थानों पर वेक्टर अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आपसे बताऊं, यहाँ पर देखेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, कोई चाची है तुम्हारी? नहीं, बैक्टीरिया है, ये काज करता है, डिजीज़ करता है, फ़ायदेमंद भी होता है, जैसे कि अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में देखा होगा कि हाँ भाई साहब ये हमारे लिए बेनिफिट भी है, साथ ही साथ दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। क्या करता है बैक्टीरिया के द्वारा दोस्त, क्या करते हैं हम यहाँ प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करना है बैक्टीरिया के शरीर में तो प्लाज्मिड का यूज़ करोगे। एनिमल के अंदर अगर कोई तुम चाहते हो कि रिकॉम्बिनेंट हम इंट्रोड्यूस कर दें, कोई चीज़ वहाँ भेज दें, तो यू हैव टू यूज़ द रेट्रोवायरस। क्या करना पड़ेगा, रेट्रोवायरस, राइनोवायरस के ग्रुप से बिलोंग है। प्लांट के केसेस में ध्यान रखना भाई, प्लांट में आता है TI प्लाज्मिड। अब प्लांट के अंदर तुमको इंड्यूस करना है तो TI यानी ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का इस्तेमाल करो, काम खो जाएगा तुम्हारा। तो ये ऑल दिस थिंग किस में आते हैं बेटा, वेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ये सही हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मेंट क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो ट्रांसफार्मेंट में बताया गया है कि सबसे पहले जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी रिकॉम्बिनेंट को हम चाहते हैं कि हम जोड़ लें, हम उसको हम ट्रांसफ़र करें, आगे ले जाएं, तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहला है हीट शॉक दे दीजिए, गर्म करिए, ठंड करिए, गर्म करिए 37-40 डिग्री, ऐसा करते करते फिर उसको नॉर्मल पोजीशन पे ला करके हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मेंट करने का तरीका एक है। दूसरा बायोलिस्टिक या जीन गन कहा जाता है। आपने जीन गन देखा होगा, दाग नाल दाग देते हैं उससे, तो वही गन है। हम क्या करते हैं दोस्त, इस जीन गन से हम प्लांट के अंदर कोई भी अपना जो DNA है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या करते हैं, वह DNA जो रहता है उसके गोल्ड या टंगस्टन का DNA के ऊपर कोट कर देते हैं और फिर उस गन में भर लेते हैं, और गन के द्वारा हम क्या करते हैं, प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये तरीके हैं, इसको तरीका जान रखिएगा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर आता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन ध्यान देना बेटा कि एक छोटी सी माइक्रो नीडल होती है, उस नीडल को पकड़ करके उसके अंदर हम अपने जेनेटिक मटेरियल को बैठा करके क्या करते हैं, एनिमल के सेल में डायरेक्टली ले जा करके उसके साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये तरीका है। देखो भाई, एक होता है कि हम अपने मंजिल तक पहुँचेंगे लेकिन घूम घाम के पहुँचेंगे, पहुँच जाओगे, बट आपको समय ज़्यादा लगना पड़ेगा। अगर रास्ता सही पता है तो आप आराम से पहुँच जाओगे, अगर तरीका पता है तो। अदरवाइज़ बेटा भटकना पड़ता है, और ज़िंदगी है, ज़िंदगी को अच्छे से जियो और बेहतर तरीके से रास्ते को तय करिए। क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी भी अच्छी किताबें और अच्छे इंसान समझ में जल्दी आते नहीं हैं, बहुत दूर तक जाना पड़ता है। ये भी समझना पड़ता है कि कौन आपके बहुत करीब है, ये जानने के लिए आपको बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तब पता चलता है कि वास्तव में आपकी रियलिटी क्या है। यहाँ तक कि तो समय ऐसा भी आ जाता है कि जब अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। परीक्षा किसका नहीं होता, हर व्यक्ति का होता है। यहाँ लोगों ने भगवान की जो है परीक्षा ले रखी अग्नि में जला करके,
तो हम आप तो इंसान हैं, हम लोगों में क्या है भाई, परीक्षा कोई ले रहा है तो शुक्रगुजार है हम कि हमको ये माना जाता है कि वी आर जस्ट लाइव, अभी जिंदा हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम्स अगर हमारे पास नहीं आएगी तो क्या मुर्दे के पास आएगी? ये भाई जिंदा हो तो हमारे कंधे पे प्रॉब्लम दिया जाता है, ये जान करके वो मालिक ऊपर वाला भेजता है कि इसका कंधा मजबूत है, इसके ऊपर ट्रायल करो, अगर ये कैपेबल है तो इसको हम सफल कर देंगे। पहले वे रो देते हैं बाप रे बाप हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम दे रखा, हम कैसे क्या करेंगे, तो फिर ख़त्म कहानी हो जाती है, ठीक है। वरना समझ जा। चलिए आगे समझेंगे, फिर हम देखेंगे भाई ये हो गया निडल्स वगैरह। अब आते हैं बात कर लेते हैं सारे बायोरिएक्टर क्या होता है। दोस्तों बायोरिएक्टर एक बहुत बड़ा टैंक होता है जिसमें 100 से लगा करके 1000 लीटर तक हम उस कल्चर मीडियम को क्या करते हैं, डालते हैं। और यहाँ एक लार्ज टैंक होता है, 100 से 1000 बीच में कल्चर मीडिया उसमें भरा रहा है। इसकी क्वालिटी क्या है भाई, उस बायोरिएक्टर की क्वालिटी ये है, विशेष बात ये होती है कि वो बहुत ही अच्छा कल्चर मीडियम होता है। तगड़ा मात्रा में रखो, कोई चीज़ ग्रो कराओ, जितना तुम्हारी इच्छा है उतना कराओ। इंसुलिन बनाना है 5000 लीटर लो, भरो इसी में, ये सब व्यवस्थाएं हैं। कल्चर मीडियम ग्रो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। हम क्या करते हैं, उसमें ऐसा सिस्टम लगा रहता है कि वो स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करता है, यानी उसके अंदर कोई कंटामिनेटेड चीज़ ना ही आवे। जो तुम चाहते हो, जो जीन चाहते हो, जो जीन की कॉपी चाहते हो, जो क्लोन करवाना चाहते हो, आप उसको करवाओ भाई। उसमें किसी प्रकार का हमें कंटामिनेटेड रहना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर दोस्त हम क्या करते हैं, उसके पास हम जो एसिड बेस या पीएच को मेंटेन करना है, पावर ऑफ हाइड्रोजन को मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें एसिडिटी भी ना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको बेस ना चाहिए। इन सब लेवल को इक्वल करने के लिए भी उसमें एक सिस्टम लगा होता है। फिर हम बताएंगे इसके अंदर फोम वीकर होता है, फोम है, फॉग बनते हैं, झाग बनते हैं। झाग बन जाएंगे तो फिर आगे प्रोसीजर को करने में असफलता आ सकती है, चुनौतियाँ मिलती हैं। तो क्यों ना हम उस फॉर्म को वीक करें, तोड़ दें। तो फॉर्म को वीक, उसको तोड़ने के लिए, वीकर करने के लिए सिस्टम पाया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं बायोरिएक्टर, ध्यान रखना है। एक होता है स्ट्रेटेड होता है, एक होता है स्प्रेज्ड होता है। स्ट्रेट जो होता है दोस्तों, इसकी जो वेस होती है कर्व होती है इससे, और जो हमारे भाई साहब स्पेरेज्ड होते हैं ये थोड़ा सा फ्लैट होते हैं, ऐसे होते हैं। तो इन दोनों का अपना सिस्टम है, ध्यान से समझना है। फिर आते हैं टाइप ऑफ कल्चर। 2 प्रकार के कल्चर होते हैं दोस्त, एक होता है ओपन होता है, एक होता है क्लोज होता है। अगर तुम बात करते हो क्लोज और ओपन में, क्लोज में क्या होता है, एक मरतबा तुमने इस बर्तन को बंद कर दिया तो ध्यान रखना बाहर से ना कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ना कोई चीज़ बाहर निकाल सकते हो। यानी 1 टाइम पासवर्ड है इसमें, एक बार तुम आए दैट मीन्स खत्म। जैसे आपने देखा कि 1 टाइम फोटो, 1 टाइम वीडियोस, कोई चीज़ सेंड कर दिया जाता है, एक मरतबा देखो खत्म कहानी। तो उस चीज़ से थोड़ा सतर्क रहना है कि 1 टाइमर वाले ये सब हैं। तो ये आता है एक बार छोड़ो कहानी साफ। ओपन में थोड़ा सा दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि एक बार तुम चाहते हो कि भाई यहाँ पर हमने अपना मैट्रिक्स डाला है और मैट्रिक डाला है, कुछ समय बाद देखा मैट्रिक 5 घंटे बाद कम होने लगा, बाहर से मैट्रिक्स और डाल दो इसमें। यानी इसमें ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है, चांसेस हैं कि हाँ और भी जो चाहिए वो कर सकते हो। तो ये फैसिलिटीज़ दोस्त इसमें होती है, ना कि मेरे में होती है। इसमें हो गया। हम आते हैं बात करते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है। दोस्तों डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रोसेसिंग होती है जिसमें हम लोग सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं। मार्केट में हमारे पास मैट्रिक्स सब कुछ तैयार है, हम चाहते हैं मार्केट में उतारें, बेचें, लेकिन बेचने से पहले आप पहले उसको प्यूरिफाइड करो, उसको एक प्रकार से कह लीजिए कि प्रिजर्व करिए बेहतर ढंग से, तब तो मार्केट में सेल कर पाओगे। तो ये सब करने के लिए दोस्त हम बिफोर मार्केटिंग करने से पहले उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, जब आप चाहिए वहाँ पर इसको बेचा जा सके। देख रहा है यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? चलिए देख रहा होगा बेटा। आइए आगे इसमें कुछ बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और क्या है इसमें समझ लेते हैं। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं इंसर्शनल एक्टिवेशन क्या होता है और एक पीसीआर। 2 टॉपिक इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से, ताकि इस चैप्टर से कोई चीज़ बचा ना रहे, है ना। चलिए इंसर्शनल एक्टिवेशन, देखेंगे इसमें तो बहुत आसान है। अभी मैंने आपको सारी बातें जो बताई थी उसी में से अभी देखिएगा निकल कर आएगा ये। देखो इंसर्शनल एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम इसको लगाएंगे, इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को। अब मैं समझाता हूँ क्या होता है ये। जैसे मान लेता हूँ
मान लेता हूँ बेटा कि ये हमारा एक वेक्टर है, इसमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा है, ये हमारा कोई वेक्टर है। हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दोस्त इसके अंदर एक हमारे पास मान लो ये इंसुलिन है, हमारा पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के अंदर ये सब जीन लगे हैं। हमने इस सेल को निकाला, अब निकालने के बाद हमने ये जीन निकाल लिया। हम चाहते हैं कि इस जीन को किसी तरह से इसमें इंट्रोड्यूस कर दें। जैसे तुम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, ध्यान रखना, जैसे कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है ये समाप्त हो जाता है, ख़त्म, डिस्ट्रॉय। तो जैसे बेटा तुमने इसको उठा करके इसके अंदर इंट्रोड्यूस कहीं पर किया, ये पूरा एरिया ख़त्म। अब आप देखोगे तो उसके अंदर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ही नहीं। सपोज मान लेता था कि ये एम्फलिसिन का था, चलो एम्फलिसिन का था और एम्फलिसिन का था। अब आपने क्या किया, अब इसको जरा एम्फलिसिन के मीडियम में ग्रो कराओ, आपने मीडियम में ग्रो करा दिया। आपको क्या लगता है कि ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा? अरे नहीं कर पाएगा भाई, इससे पहले सर्वाइव कर सकता था जब तक जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाले थे। जैसे तुमने इसको इस मैट्रिक्स में ग्रो कराएंगे तो ये हमारा किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसको मारने वाली दवाई एम्फलिसिन अब इस पर काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके अंदर पहले से आपने क्या लगा दिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया है। जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे इनकी कहानी साफ़ ही हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएंगे भाई, इनका कुछ नहीं रह पाएगा और ये मर जाएगा। तो इसी को कहा जाता है जब किसी भी वेक्टर के अंदर आप रेजिस्टेंस पावर को समाप्त करने के लिए GOI का इस्तेमाल करते हो, तब हम इस प्रोसेस को ही ये कहते हैं इंसर्शन एक्टिवेशन कहते हैं। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? आओ अब हम एक टॉपिक और समझा देते हैं, छोटा सा है भाई। हम क्या करते हैं, PCR करवा देते हैं। ये होता क्या, पॉलीमरेज चेन ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन ऑफ रिएक्शन। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। PCR कैरीमुलिस साहब ने क्या बताया था, देखिए इसमें इन्होंने जो समझाया था मैं उसको समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। ये वैसे 1985 की घटना है, भी ध्यान रखिएगा, 1985 है ना, तो ये ध्यान रखना है। ये आ गया कैरीमुलिस द्वारा दिया गया। क्या है इसमें, देखिए इसमें 3 प्रोसेस होता है बेटा, मैं तीनों प्रोसेस को नाम दे करके लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा क्लियर यहीं से करना है आपको। एक रहता डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन है ना, जो बेटा लगभग 94 से लगा करके 95 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, एक प्रोसेस ये। दूसरे में कह देना एनेलिंग कहा जाता है इसको, ठीक है ना, एनेलिंग कहा जाता है। और इसी में आपको मिलेगा प्राइमर। इसका टेम्परेचर अगर आपसे कोई पूछेगा तो टेम्परेचर इसमें बस 55 डिग्री सेंटीग्रेड, जो लिख दो यहाँ पर 55 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तीसरा स्टेप बता देना भाई इसमें, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, कह दीजिए एक्सटेंशन, है ना, या इसी को इलॉन्गेशन भी कहा जाता है, यहाँ पर इलॉन्गेशन हो जाता है। यही 3 स्टेप्स में काम करना रहता है। जैसे मैं एक छोटा सा स्टेप लेकर के समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत समझिएगा, आसान है ये। जैसे मान लेता हूँ कि ये हमने यहाँ पर ऐसा डबल स्टैंड बना दिया है ना, ये सब ऐसा बना दिया, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, कुछ ऐसे लगा दिया है ना। अब होता क्या है, सबसे पहले तो तुम इसके ऊपर टेम्परेचर डालो भाई, खूब टेम्परेचर बढ़ाओ। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपको पता है कि DNA के ऊपर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ जाने से क्या होता है, वो डीनेचर्ड हो जाता है, ये खुल जाता है। खुलने के बाद कुछ इस तरह से बन जाता है, ऐसे बन जाता है। प्रोसेस वही 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, डीनेचर्ड हो गया, खुल गया। अब ये जब खुलेगा ना तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस स्टेज में जब एनिलिंग में आता है तो यहीं प्राइमर लग जाता है। प्राइमर बोले तो ऐसे कहीं पर भी लग जाएगा, इस तरह से। ये 5 3 इधर तो 5 प्राइम इधर 3 प्राइम इधर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आओ, ये 3 इधर है तो 5 इधर लगा दो, 3 इधर लगा दो, ये। अब वो क्या करेगा, कॉम्पेटेबल बनाएगा, जो भी बेस पेयर होगा उसके साथ अटैच हो जाएगा इसे। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं कि यहाँ प्राइमर लग जाना होता है। ये प्राइमर खूब ज़्यादा नंबर में पड़े रहते हैं, वो अपने आप जा करके वो अपने अकॉर्डिंग वो एंटी कोडान और कोडान को देखते हुए अपने में बाइंड कर लेते हैं, फिर ये आपस में जुड़ जाता है। ये हो गया हमारा प्राइमर लग गया यहाँ पर, ठीक है ना। यानी ये 3 प्राइम पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये ऐड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक एंजाइम लेंगे, DNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं, टैग पॉलीमरेज।
क्या होता है टैग, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये सब एंजाइम हमारे बैक्टीरिया के द्वारा इसको निकाला जाता है और ये हमारा जो है बैक्टीरिया यहाँ पर यूज़ किया जाता है। सवाल ये है कि सर टैग पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल तो हमने किया, लेकिन क्यों? दोस्तों हम डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो इतने टेम्परेचर को अपने आप पर टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग को टिमोफिशियंस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से इसको निकाल करके क्या कहते हैं, टैग पॉलीमरेज बना करके उसके एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं कि वो टेम्परेचर को हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में सर्वाइव कर सके और इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से चला सके। तो ये हम टैग का यूज़ करते हैं। फाइनली हम देखते हैं यहाँ पर दोस्त, बहुत सारे नंबर पर ही अपनी कॉपी कुछ बनाना शुरू कर देते हैं। इसे खूब ज़्यादा प्राइमर लग गया और प्राइमर सब जुड़ जाते हैं आकर के यहाँ धड़ाधड़ जुड़ते चले जाते हैं इस तरह से कुछ, और बाइंड करते चले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ही लोग जुड़ जाते हैं। बाकी ये 5 प्राइम, 3 प्राइम, ये चलता रहता है, कंटिन्यू है। अब ये जो प्रोसेस बना है, खूब ज़्यादा नंबर में हमारा जो डीएनए होता बन जाता है। इसी को एक्सटेंशन भी कहते हैं या एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। ये एम्प्लीफाइड हो जाता है, ठीक है ना। लगभग 1 बिलियन आपको दोस्तों टाइम्स मिलता है। इतना ज़्यादा नंबर में खूब ज़्यादा ये 30 सेकंड या 30 मिनट के अंदर, आप खुद सोचें कि 30 मिनट के अंदर लगभग 1 बिलियन कॉपी बनाने की ताकत रखता है। तो क्यों ना लोग पीसीआर का इस्तेमाल करें, क्यों ना लोग कैरी मुलिस के पास जाएं कि चाचा मुझे भी आइडिया दे दो। चाचा चौधरी के पास चले गए, काम हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे लेवल पर नस्तनाबूद किया है, हर एक पॉइंट को समझा है। कोई भी ऐसा पॉइंट इस चैप्टर में नहीं बचा होगा जो आप नहीं पढ़ेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन ना हो। बस अब लगातार आपको मेहनत करना है, को पढ़ते रहिए। कोई डाउट होता तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना ज़रूर दीजिएगा, पढ़िए और कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद में हम लोग इसके एप्लीकेशन को भी देख लेंगे एक लेक्चर में। इतना पढ़ेंगे और नोट्स ज़रूर रेडी करते रहिएगा, क्योंकि सेल्फ मेड नोट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल हेल्प एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। उसको देखिएगा। बाकी मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। चलो फिर बच्चों मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड अगेन हैप्पी दिवाली, थैंक यू।